हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्रेविटेशन के जेडब्ल्यू और नीट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव में जो भी सम्स आ रहे हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है। Gravitational force per unit mass is called gravitational intensity. यूनिट मास पर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखो, इट इज वेरी सिंपल। ये मास है m। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की ताकत कितनी है इस ऑब्जेक्ट में, उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ बोलेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब कि इस मास की r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस अगर जाए तो यहां पर इसकी ताकत कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम कितना मास रखेंगे? 1 किलोग्राम। ठीक, अब इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे। मैंने क्या लिखा? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम रखा, तो यहाँ पर कितना फोर्स आएगा? देखिए, F इज इक्वल्स टू Gm1 अपॉन r²। तो 1 will remain as it is, or what you can say, it will be Gm अपॉन r²। ठीक है, देखिए ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जैसा ही है, पर सिर्फ वैल्यू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसा ही है, पर सिर्फ किसमें? वैल्यू में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे I। क्या बोलेंगे बच्चों? I। ठीक है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म अगर हम जानना चाहे तो क्या आएगा? Gm अपॉन r² इनटू, देखो, अगर मैं यहाँ इसको ओरिजिन लेता हूँ और इसको r बार लेता हूँ, तो ये इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स को इसको इधर खींचने की ट्राई करेगा ना, तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा -r²। क्या लगाना पड़ेगा? -r²। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, तो ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी किसकी? पॉइंट मास की। अगर आपको सिंपली ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को बोले तो सिंपली आपको क्या करना है? R is equals to Gm upon r², इतना लगा देना है। समझ में आया? और कहाँ हो? किसकी ओर? तो उस मास की ओर। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक शेल थ्योरम। शेल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, बहुत इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्या है शेल थ्योरम? मैं आपको एक बोल दूं। व्हाट इज दिस? शेल। शेल का मतलब है होलो स्फीयर। हमने इस जेडब्ल्यू और नीट के पहले सेशन में हमने एक डिस्कस किया था कि अगर आप होलो स्फीयर के अंदर है तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। मैंने उसके अगले बाद में लेक्चर में भी ऐसा ही डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए, तो सोचो ये शेल है और उसका मास कितना है? m। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर 0 इंटेंसिटी होगी। कितनी इंटेंसिटी होगी? 0। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस क्या किया था? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स ही नहीं है तो मास कहां से होगा? सॉरी, फोर्स ही नहीं है तो 0 अपॉन एनीथिंग करोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या आएगी? 0। अब अगर आप मतलब कि कोई मास यहाँ पर प्लेस करते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर नो फोर्स बाय शेल, शेल कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर इसी मास को अगर आप यहाँ पे रखते हो, इसकी सरफेस पे, अच्छी तरीके से देखो, इस मास को अगर आप शेल के अंदर रखते हो तो शेल कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे आप शेल के ऊपर रखते हो, then yes, shell will exert force. Shell will exert force. कितना फोर्स लगाएगा? देखिए,
F is equals to GMM। सोचो कि शेल की रेडियस है r, तो क्या आएगा? तो इसका मतलब क्या है? अच्छी तरीके से देखो, ये फोर्स हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें क्या था कि m और m उसको r डिस्टेंस पे अगर रखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा? Gmm/r² आएगा। और यहाँ पर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये शेल है जिसका मास कितना है m, उस शेल के ऊपर आप कितना मास रख रहे हो m, और इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? Gmm/r²। अगर हम ये सिचुएशन और इस सिचुएशन दोनों को इक्वेट करें, उसके पहले अच्छा तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद में एक सिचुएशन और बोलता हूँ, यहाँ पर एक m रखता हूँ। अब ये शेल कितना फोर्स लगाएगा? तो सोचो कि सेंटर से उस मास का डिस्टेंस है r। कितना डिस्टेंस है? r। सेंटर ऑफ शेल से डिस्टेंस ऑफ दिस गिवन मास इज r, and force will be Gmm/r²। This much r, this much r, here zero force। अच्छी तरीके से देखना, अगर यहाँ पे था तब फोर्स नहीं लगाया, बाहर मतलब कि जैसे ही सरफेस पे आया फोर्स लगाया, उसके बाद गया फोर्स लगाया। सो नाइस। सो एंड अच्छा देखो, इसको भी हम किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? m और दोनों के बीच में डिस्टेंस r। तो कहने का मतलब क्या है, इस m को ये मास कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? r। यहां से r डिस्टेंस लो तो वो कहां आएगा? सेंटर होना है ना। अच्छा, इस m को ये मास कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? r। अब यहां से r डिस्टेंस लो तो कौन आएगा? सेंटर आएगा। तो शेल थ्योरम क्या कहना चाहता है? That when any shell is observed from outside, बाहर से, और from surface, or from surface, its total mass is observed to be concentrated at its center, जब भी बाहर जाओगे तो इस शेल का पूरा मास कहां पर कंसंट्रेट हुआ पाओगे? सेंटर। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो ये क्या था? शेल थ्योरम। आइए अब हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जांपल, फाइंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर। हमने होलो स्फीयर की बात की थी, अब सॉलिड स्फीयर आ गया। और मास m, इसका मास कितना है? m, एंड रेडियस r, उसकी रेडियस कितनी है? r, एट पॉइंट a, b एंड c। ध्यान से देखिए, a पॉइंट कितनी दूरी पे है सेंटर से? r। b पॉइंट कितनी दूरी पे है? r। और c पॉइंट कितनी दूरी पे है? d। तो हमें क्या फाइंड करना है? इन तीनों जगह पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज वेरी सिंपल, यू नो, Ia is equals to Gm upon r²। हो गया इंटेंसिटी है। बच्चों शॉर्टकट है, जेडबल में बहुत बार आ गया इसको। डायरेक्ट ये डिस्टेंस ले लो। हमने क्या डिस्कस किया था? व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड द स्फीयर, हाँ एक बात मैं बोल दूं कि होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, अब स्फीयर से अगर बाहर जाओ तो उसका पूरा मास कहां कंसंट्रेट हो जाएगा? r पर। अच्छी आएगी। अब बी हमने बोला था कि अगर बी पर जाओगे तो सॉरी सरफेस पे जाओगे तो भी पूरा मास हमें कहां कंसंट्रेट हुआ मिलेगा? उसके सेंटर पे। तो व्हाट इज द आंसर? Gm/r²। इट्स वेरी सिंपल। ओके, कई बार बहुत सारी कैलकुलेशन लग जाती है, लेकिन अगर आपको शेल थ्योरम जो मैंने पढ़ाया वो अगर पता है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सी। I at C is equals to आएगा Gm'/s। कैसे? C है, एक स्फीयर इमेजिन करो, वो इतने स्फीयर से बाहर, ये सॉलिड स्फीयर है तो इतने मास से वो बाहर है।
इतने मास के अंदर है। तो ये जो पूरा हो गया, ये तो होलो स्फीयर हो गया, तो ये तो इसका फोर्स नहीं लगाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी नहीं आएगी, सिर्फ इसकी इंटेंसिटी आएगी। तो वो करना पड़ेगा हमें। अभी मास कैसे फाइंड करें? इट्स वेरी सिंपल, यू नो। मास, अभी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आएगा। तो क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम? इतना वॉल्यूम। आइए करें। इज इक्वल्स टू 0 डी स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई डी क्यूब। अब ये डी स्क्वायर और डी क्यूब कट हो गया, तो व्हाट इज द आंसर? 0 4/3 0 पाई डी। ओके, लेकिन एक बात याद रखो बच्चों, जो क्वेश्चन में दिया है वही आंसर में होना चाहिए। इन द क्वेश्चन डेंसिटी इज नॉट गिवन, सो इन आंसर शुड नॉट, density should not be there. Okay, may be possible that may density given और may density not given. अगर density क्वेश्चन में ना दी हो तो क्या करोगे? तो density is equal to mass upon volume होता है। पूरा मास अपॉन पूरा वॉल्यूम करोगे तो क्या मिलेगा? 4/3 d पाई डी तो दिया हुआ है, ठीक है। मास, पूरा मास m, पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4/3 कट हो गया, पाई कट हो गया, एंड व्हाट आंसर वी गॉट? GDM अपॉन r क्यूब। व्हाट आंसर वी गॉट? GDM अपॉन r क्यूब। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। अगर सेंटर पर बोला है तो वो 0 आएगा, ठीक है। प्लीज इसको नोट कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन ये भी देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। Which of the following graph represents gravitational intensity with respect to distance from center of hollow sphere of radius r? ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला Gm अपॉन r स्क्वायर नहीं था, माइनस Gm अपॉन r स्क्वायर इनटू r क्यूब था, ठीक। और कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जैसा है, जी जैसा है, और जी जैसा ग्राफ हमने पिछले में दिया था, इसलिए डायरेक्टली ये ग्राफ ऐसा आएगा। अगर वो आपको पता है तो डायरेक्टली आप टिक कर दो, ठीक है। कौन सा? ये। बट दिस इज रॉन्ग, ये ग्राफ नहीं। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, ये नेगेटिव है, तो आई विल सिलेक्ट दिस ग्राफ, बट दिस ग्राफ इज आल्सो रॉन्ग, दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करोगे? होलो स्फीयर है, अच्छी तरीके से याद रखो बच्चों, कौन सा स्फीयर है? होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में रेडियस r तक जाओगे तो कहने का मतलब क्या है? तब तक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी थी ही नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो नहीं थी। उसके बाद में क्या था? r इज इक्वल टू माइनस Gm अपॉन r स्क्वायर। हाइपरबोला आएगा, तो व्हिच ग्राफ इज राइट? ठीक। अगर होलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर लिख दिया, होलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, then this graph will be right, then this graph will be right, but here the question is the hollow sphere, that's why this graph, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। ओके, ये रिंग दी है जिसकी रेडियस कितनी है? a, और उसका मास कितना है? m। उसके सेंटर से f डिस्टेंस, मतलब कि p पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये रिसेंटली 2 या 3 इयर्स बिफोर, ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेडबल एज वेल एज नीट। उसके पहले पीएमटी में भी 2-3 बार आ गया है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस मास है, तो मैं छोटा सा मास यहाँ पर इमेजिन करता हूँ, कितना? b, ठीक। और अब ये यहाँ पर कितनी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी करेगा? di। कितनी करेगा? di। छोटा सा मास है तो छोटी सी इंटेंसिटी रहेगी। अगर इस di का मैं कंपोनेंट करूं, सोचो ये एंगल क्या हो? थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? di cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा? di sin। ओके, अब ऐसा जो मास मैंने इमेजिन किया
या इन द सेम सेंस आई विल इमेजिन मास हियर आल्सो। अब इसको भी यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी भी इंटेंसिटी इधर कितनी आएगी, bi आएगी। ये सिमेट्रिक है, सो इफ दिस एंगल इज अ थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, bi cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, bi sin थीटा, bi sin थीटा, di sin थीटा। देखिए अच्छी तरीके से समझने की ट्राई कीजिए। ये पूरी रिंग है, मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटेंसिटी वहां पर कैसी आएगी, ये रिंग है, तो मुझे देखो, मुझे अगर रिंग की ओर देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, ऐसी इंटेंसिटी है। तो कोई भी का ऐसा है तो उसका मैं दो कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। कहीं पे भी जाओ, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्स कंपोनेंट सारे इधर आएंगे और वाई कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनेगा, किसका, di sin थीटा का, और di cos थीटा सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे क्या, di sin थीटा gets cancelled, all di sin theta gets cancelled. Okay, therefore I net is equals to integration di cos theta, सिर्फ di cos theta का इंटीग्रेशन, ठीक है। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए ये di cos theta di cos theta 2 है तो 2 di cos theta आएगा, नहीं। मैंने अभी भी बोला कि सारे di से sin theta कैंसिल और सारे di cos theta ऐड होंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा है, di cos theta। अब di क्या है, तो g into dm अपॉन, सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है, r, तो r स्क्वायर माइनस लगा दो, ठीक। cos थीटा, ये थीटा है तो cos थीटा का मतलब क्या है, x अपॉन r, x अपॉन r, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, मास 0 से लेके m, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, माइनस जी एक्स, देखिए एक्स को कांस्टेंट ही रहेगा, जी एक्स, और ये क्या है, आर, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएम, कहां से कहां तक, 0 टू m, तो 0 टू m इंटीग्रेशन डीएम m हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, माइनस gmx अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब ये r क्यूब को अगर आपको लिखना है तो माइनस gmx अपॉन, ये r है, ये x, ये r तो हमें नहीं दिया है, that's why this will not be the answer. You have to write the answer in terms of a and x. So what you have to write, a square plus x square raised to 3/2. क्यों? Because r is what, a square plus x square whole raised to 1/2, and we have to do its cube. That's why here r cube, that's why a square plus x square raised to 3/2, ठीक है। आइए हम एक साथ और सम करते हैं, कैसे, देखिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा। एक स्क्वायर है, यहाँ पर मास रखे हैं m, ठीक है, और हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। सोचो कि ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर सोचो कि ये पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी एट a is 1 and the answer is intensity is 0. क्यों 0 न्यूटन पर किलोग्राम, क्यों 0 आएगी, क्योंकि इसकी वजह से इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, साफ, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक मैं और कंसेप्ट बोलना चाहूंगा कि इंटेंसिटी क्या है, 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लग रहा है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। तो m किलोग्राम पे जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, F is equals to IM। अगर आपको इंटेंसिटी पता है और अगर आपको मास भी पता है, मतलब कि किसी पॉइंट की अगर आपको इंटेंसिटी पता है, यहाँ पर किस मास की वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आ रही है वो जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको इंटेंसिटी पता है और आप यहाँ पर कोई मास m रखते हो तो इस पे कितना फोर्स लगेगा,
I into m। आइए एक साथ सम करते हैं। देखिए एक पॉइंट है, सोचो कि ये पॉइंट P जहां पर इंटेंसिटी है 20 न्यूटन पर किलोग्राम। ओके, इफ वी प्लेस 5 किलोग्राम मास एट P, यहां पर कितना मास प्लेस कर दिया? 5 किलोग्राम। कैलकुलेट फोर्स ऑन P, यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है। then it is very simple, we know what is the gravitational intensity at this point, 20, and how much mass we place? 5, so 25 is 100 Newton। पहले फोर्स था वो Gm1 m2 upon r² जो हमने पहले किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। हर बार जब ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना होता है तो Gm1 m2 upon r² लगाना होता है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है F is equals to Im और इंटेंसिटी भी पता है, then directly you can solve this। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सारे शॉर्टकट्स आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप जल्दी से और इजीली सब सॉल्व कर सको। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का आज बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तब तक के लिए नमस्कार।